बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ेज़। हमने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एम्फीसीमा पढ़ लिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एस्थमा। अब जो एस्थमा है, एस्थमा आपने अक्सर नाम सुना होगा दमा के नाम से। हम इसे कहते हैं कि अच्छा पेशेंट को दमा हो गया है, ठीक है। तो ये हीट्रोजीनस डिजीज़ है। इसमें क्या चल रहा होता है, क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, ठीक है। क्रॉनिकली एयरवे के अंदर जब कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेशन चल रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि एयरवे के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो सारी इन्फ्लेमेशन के स्टेप्स फॉलो होंगे और उसकी वजह से एक्सपायरेटरी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी। और जब एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होगी ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन, तो पेशेंट जब एक्सपायर करता है तो आपको साउंड्स आती हैं वीजिंग की, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, उसको चेस्ट टाइटनेस फील होगी, खांसी होगी, ठीक है। और टाइम के साथ साथ इस चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अच्छा, जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं ना, उसके सिम्टम्स ज़्यादातर रात को अकर करते हैं या बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि एस्थमा के पेशेंट ट्रिगर होते हैं एलर्जन से, और एलर्जन एक तो मॉर्निंग में पॉलन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नाइट टाइम पे भी थोड़ा सा मतलब मौसम चेंज हो रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें एस्थमेटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और होता क्या है, ऐसा एस्थमा में क्या चल रहा होता है कि पेशेंट को ये सारे मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। और एस्थमा में आपने याद रखना है कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन इज़ अ रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एक बहुत सिवियर अटैक होता है, उसको हम कहते हैं कि एक्यूट सिवियर एस्थमा, और इसका नाम होता है स्टेटस एस्थमेटिकस। अब जो स्टेटस एस्थमेटिकस उन पेशेंट्स में होता है, ऐसा नहीं होता कि अचानक से किसी को स्टेटस एस्थमेटिकस हो जाए। एक पेशेंट के अंदर अगर लॉन्ग हिस्ट्री आ रही होती है एस्थमा की, काफ़ी टाइम से एस्थमा चल रहा है, और अचानक कोई ऐसा ट्रिगर आया कि उसके अंदर एक्यूट एक्सैसरबेशन हो गई, यानी कि किसी भी वजह से उसकी डिज़ीज़ बहुत सिवियर हो गई, कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर था, तो एक्यूट एक्सैसरबेशन के दौरान जो उसकी डिज़ीज़ होती है उसको हम कहेंगे स्टेटस एस्थमेटिकस। और वो बहुत फेटल भी हो सकती है, अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और एक इन पेशेंट्स में होती है जिनमें लॉन्ग हिस्ट्री होती है एस्थमा की। अब एस्थमा की बहुत सारी क्लिनिकल फिनोटाइप्स हैं, डिपेंड करता है कि कौन कौन सी उसके अंदर मतलब क्या क्या चीज़ चल रही होती है, ठीक है। तो फिनोटाइप्स होती हैं हमारे पास, एस्थमा की डिफरेंट फिनोटाइप्स होंगी, ठीक है। तो वो फिनोटाइप डिपेंड करती हैं कि अच्छा एस्थमा का क्या कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है। अब जो एस्थमा होता है उसमें एक होता है एटोपिक एस्थमा। एटोपिक का मतलब क्या है कि उसमें इम्यून एक्टिवेशन चल रही है, ठीक है। यानी कि उसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, और ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है जिनमें एलर्जिक राइनाइटिस भी चल रहा होता है। यानी कि उन पेशेंट्स को ना ज़ुकाम नज़ला वगैरह ये सारी चीज़ें, एलर्जिक राइनाइटिस भी चलता रहता है, एक्जिमा, यानी कि उनकी स्किन पर भी बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन होते रहते हैं। तो ये उन लोगों में एस्थमा ज़्यादा होता है, ठीक है। या ये नॉन एटॉपिक भी हो सकता है। नॉन एटॉपिक एस्थमा वो एस्थमा होता है जिसमें एलर्जन सेंसिटाइजेशन ज़रूरी नहीं होती, ठीक है, जो एलर्जन सेंसिटाइजेशन के बगैर होता है। और भी बहुत सारी सब टाइप्स होती हैं, लेकिन असल में हर सब टाइप में क्या हो रहा होता है, ब्रोंकोस्पैज़म हो रहा होता है, यानी कि ये ब्रोंकाई है और ये कॉन्ट्रैक्ट करके छोटी हो जाती है, ब्रोंकोस्पैज़म होता है। और उस ब्रोंकोस्पैज़म की वजह से क्या होता है कि पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं ब्रोंकोस्पैज़म के। वो कौन कौन से ट्रिगर्स होते हैं, उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन वगैरह, इरिटेंट्स हो सकते हैं, स्मोक, फ्यूम, कोल्ड एयर, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें अगर एस्थमा के पेशेंट्स इवन तेज़ वॉक भी करने लग जाए ना, तो उनके अंदर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो क्लासिफ़ाई किया ना एस्थमा को, वो उसके ट्रिगर्स, एटोपिक एस्थमा मैंने बता दिया है कि ये एस्थमा जो होता है ये उन पेशेंट्स में होता है जिनके अंदर कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री चल रही होती है, और इसमें आईजीई मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। कि ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसमें आईजीई के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, चाइल्डहुड में बिगिन करता है। और कब, जब बच्चा एक्सपोज्ड होता है इन्वायरमेंटल एलर्जन से, जैसे डस्ट, पोलन, कॉकरोच, एनिमल डेंडर्स और ऐसी फूड्स वगैरह, ऐसी फूड्स जो कि एलर्जी करवाती हैं, ये सारी चीज़ें मिल मिला के प्रो इन्फ्लेमेटरी बन जाती हैं। और प्रो इन्फ्लेमेटरी इन्वायरमेंटल को फैक्टर्स मिल मिला के जो है वो बच्चे के अंदर मतलब साइनर्जी एक साथ काम करते हैं और उसकी वजह से ट्रिगर करते हैं और एस्थमा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बच्चों में आपने नोटिस किया होगा कि बच्चों में वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस भी इसका कॉज बन रहे होते हैं। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, अब जब आप एटोपिक एस्थमा को देखोगे, पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराओगे, आपको आईजीई के लेवल एक तो रेज्ड मिलेंगे। दूसरा, आप देखोगे उस बच्चे के माँ बाप को भी होगा, या हो सकता है सिर्फ अम्मी को हो, सिर्फ अब्बू को हो, मतलब उसकी फैमिली हिस्ट्री होगी कि हाँ भाई किसी और को भी एस्थमा है, ठीक है। आप ऐसे पेशेंट्स का जब स्किन टेस्ट करते हो, यानी कि जो एंटीजन होता है ना, क्योंकि क्या होता है इन सारे ट्रिगर्स में कहीं ना कहीं एंटीजन होता है जो ये काम करवा रहा होता है ना, ठीक है। एंटीजन ट्रिगर कराते हैं ये सारा इम्यून रिस्पॉन्स। तो आप क्या कराते हो कि वो एंटीजन थोड़ा सा लेते हो स्किन टेस्ट करने के लिए, आप इंजेक्ट करते हो। तो जैसे ही आपने इंजेक्ट किया, अगर तो पेशेंट उसके अगेंस्ट इम्यून है, और उसके अगेंस्ट अगर उसका इम्यून रिएक्शन काम कर रहा है, वो एलर्जिक है, तो उसका ना वहाँ पे व्हील और फ्लेयर रिएक्शन होता है, यानी कि वो जो बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि धब्बे से पड़ जाते हैं,
अक्सर जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनके बड़े बड़े वो स्वोलन से एरियाज़ बन जाते हैं, तो व्हील और फ्लेयर रिएक्शन हो जाता है उन पेशेंट्स का और वो आपको नज़र आता है स्किन टेस्ट पे, ठीक है। तो आप ये टेस्ट कराते हो, इस पे भी कंफर्म हो सकता है। और क्या करा सकते हो, आप पेशेंट का ब्लड लेते हो, सीरम निकालते हो, उसमें आईजी लेवल्स आपको रेज्ड मिलेंगे, ठीक है। या फिर आप एक और तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, एलर्जन सेंसिटाइजेशन बाय सीरम रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप आईजी एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हो पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो सीरम में ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये किस टाइप का है। इसमें अब नॉन एटॉपिक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी, ठीक है। इसमें एलर्जन सेंसिटाइजेशन की हिस्ट्री नहीं होगी, यानी कि कोई एलर्जन एक्सपोजर की हिस्ट्री नहीं होगी। स्किन टेस्ट के रिजल्ट भी नेगेटिव होंगे, क्योंकि इसमें इम्यून रिएक्शन का इतना वो नहीं आ रहा। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी कॉमन नहीं होगी, यानी कि आईजीई की वजह से नहीं हो रहा नॉन एटॉपिक एस्थमा। ये किस वजह से हो रहा है, देखो एस्थमा की डेफिनेशन क्या है। एस्थमा की डेफिनेशन है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की हाइपर सेंसिटिविटी है और जब भी वो हाइपर सेंसिटिव होंगी तो उन्होंने करना है ब्रोंकोस्पैज़म। अब अगर तो वो ब्रोंकोस्पैज़म एलर्जी की वजह से हो रहा है, जो पेशेंट के अंदर फैमिली हिस्ट्री है, एलर्जन से एक्सपोज होने से हो रहा है, तो वो है एटॉपिक एस्थमा। नॉन एटॉपिक एस्थमा कि अगर वो ब्रोंकोस्पैज़म किसी और वजह से हो रहा है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वायरसेस की वजह से, जैसे राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, ये बहुत कॉमन ट्रिगर्स होते हैं, ये नॉन एटॉपिक एस्थमा करा लेते हैं। उसके अलावा एयर पॉल्यूटेंट जैसे टोबैको, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे क्या कराते हैं, ये अंदर जाते हैं, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं ना, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये जाएंगे। अब इसकी एपिथेलियम के नीचे हमें पता है इम्यून सेल्स हर जगह पड़े होते हैं, इम्यून सेल सेंस करेंगे और कंटिन्यूसली एक बंदा कंटिन्यूसली पॉल्यूटेंट से एक्सपोज हुआ है, उसको वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो वो पॉल्यूटेंट जब एयरवे में जाते हैं तो वो क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन करा देते हैं। और जब एक जगह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है तो क्या ख्याल है, वो चीज़ हाइपर रिएक्टिव हो जाएगी, तो ब्रोंक्यूल हाइपर रिएक्टिव हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी भी चीज़ आएगी वो फटाफट ब्रोंकोस्पैज़म करेंगी और क्या करेंगी कि उनके अंदर ये सिम्टम्स यानी कि ब्रोंकोस्पैज़म के आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक्सपोजर टू कोल्ड और एक्सरसाइज से भी नॉन एटॉपिक एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ड्रग इंड्यूस एस्थमा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी ड्रग की वजह से होगा। कौन सा ड्रग होता है, एस्पिरिन की वजह से। एस्पिरिन सेंसिटिव एस्थमा होते हैं और ये इन पेशेंट्स में जब आप देखते हो ना, इसमें एक ट्रायड बना होता है। ट्रायड होगा, तीन चीज़ें होंगी, एक तो एस्पिरिन सेंसिटिव एस्थमा होगा, पेशेंट एस्पिरिन ले रहा होगा, उस पेशेंट को रिकरेंट राइनाइटिस भी होगा, ठीक है। यानी कि एस्पिरिन ले रहा है, साथ साथ उसको एस्थमा भी होगा, उसको राइनाइटिस भी होगा और उसके नेज़ल पोलिप बने होंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एलर्जिक हो गया है कि उसकी म्यूकोज़ा नोज़ की, क्योंकि रिकरेंट राइनाइटिस भी एक एलर्जिक रिएक्शन है ना, तो नोज़ की म्यूकोज़ा इतनी हाइपरट्रफी हो गई, इतनी हाइपरट्रफी कि उसने पोलिप बना लिया है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर थोड़ी सी भी डोज़ दोगे ना आप एस्पिरिन की, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, ठीक है। और एस्पिरिन क्या होता है, एनसेड होता है ना, तो दूसरे एनसेड्स भी दोगे तो इन पेशेंट्स में फटाफट इन्फ्लेमेशन होगी और उसके अलावा और भी वो जो एलर्जिक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एस्थमा के साथ साथ और दूसरा एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है, अर्टिकेरिया, जो पूरे जिस्म पे धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, वो भी होगा, ठीक है। अब क्या ख्याल है कि एस्थमा हो रहा है एस्पिरिन की वजह से, क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन है एस्पिरिन की वजह से हो रहा है, तो हम एस्पिरिन को क्या कर सकते हैं कि एस्पिरिन और ड्रग्स इन वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली ऐसा क्या काम करते हैं, एस्पिरिन और ड्रग्स जो है वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और फार्मा में हमने डिटेल में ये बात पे पढ़ा हुआ है कि कैसे कॉक्स एंजाइम एरेक्टोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म कराता है, ठीक है। और एरेक्टोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है और उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। तो अब क्या ख्याल है, एस्पिरिन कॉक्स को इनहिबिट कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन बन पाएंगे नहीं, और प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू भी बन रहा होता है, वो भी नहीं बन पाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू का नॉर्मल काम क्या होता है कि ये उन एंजाइम्स को इनहिबिट करता है जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जनरेट कर रहे होते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन कराने वाले एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। इसका मतलब है कि प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, के इसने इन्फ्लेमेशन करवाने वाले एंजाइम को इनहिबिट करना है, क्योंकि वो एंजाइम बना रहे होते हैं लिकोट्राइन B4, C4, D4, E4। और ये जो ल्यूकोट्राइन्स है ना, इनका काम होता है कि ये क्या करवाते हैं, ल्यूकोट्राइन्स ये करवाते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और इनको जो बनाने वाले एंजाइम्स होते हैं ना, उनको इनहिबिट करता है क्या चीज़, एस्पिरिन वगैरह, ठीक है। तो अब क्या होता है, कॉक्स एंजाइम सॉरी, तो अब क्या होता है कि जब आप एस्पिरिन देते हो, कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू जो है वो कम हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू कम हो गया, ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिट हो पाएंगे, नहीं इनहिबिट हो पाएंगे। जब ल्यूकोट्राइन्स की इनहिबिशन नहीं होगी तो उसकी वजह से पेशेंट में अर्टिकेरिया के चांसेस होते हैं। ऑक्यूपेशनल नाम से ही पता चल रहा है कि पेशेंट जो है या जो भी पर्सन है जो जिस जगह पे जॉब करता है, रहता है, या जो उसकी ऑक्यूपेशन है उस वजह से उसको एस्थमा हो रहा है। और वो किस वजह से हो सकता है, फ्यूम्स की वजह से, इपॉक्सी रेजिन, प्लास्टिक्स वगैरह, ऑर्गेनिक या केमिकल डस्ट है, जैसे वुड, कॉटन या प्लेटिनम की इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है, किसी गैस से उसका एक्सपोजर है, कोई केमिकल्स हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, पेनिसिलिन वगैरह, ठीक है।
इनमें अगर माइनर क्वांटिटी भी आ जाएगी ना इन केमिकल्स की, तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत सीवियर अटैक एस्थमा का हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो ऑक्यूपेशनल एस्थमा होता है, इसमें भी कौन सा होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ब्रोंकाई बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं और जैसे ही उनका एक्सपोजर होता है किसी एलर्जन से, तो वो फटाफट ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करा लेती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पैथोजेनेसिस। अब सारा आपको पता है पैथोजेनेसिस में क्या रोल है। टी हेल्पर 2 सेल्स आएंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन होनी है। टी हेल्पर 2 सेल्स आएंगे, वो आईजीई को रिलीज़ कराएंगे। और ये क्यों होता है, जब एलर्जन से पेशेंट एक्सपोज होता है। एक्सपोजर टू एलर्जेंस एंड इन द जेनेटिकली प्री डिस्पोज इंडिविजुअल्स, यानी कि जिनके अंदर जेनेटिकली प्री डिस्पोज इंडिविजुअल, यानी कि जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है, ठीक है। एयरवे की इन्फ्लेमेशन होगी और हमने पढ़ा है कि इन्फ्लेमेशन का एंड रिजल्ट क्या होता है, फाइब्रोसिस वगैरह होते हैं, तो रीमॉडलिंग चल रही होती है, ठीक है। तो रीमॉडलिंग भी होगी। लोकल सेक्रेशन ग्रोथ फैक्टर्स की भी होगी। अब ग्रोथ फैक्टर्स का क्या काम है, इन्फ्लेमेशन हुई, ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होंगे, वो म्यूकस ग्लैंड्स को बढ़ा देंगे। म्यूकस ग्लैंड्स भी एनलार्ज हो जाएंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। स्मूथ मसल्स वहाँ के प्रोलिफरेट होने लग जाएंगे। एंजियोजेनेसिस होगी, फाइब्रोसिस होगा। यानी कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हुए हैं, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ हुए हैं। और ग्रोथ फैक्टर्स का काम है कि उन्होंने ये सारे काम कराने हैं, तो ये सारे काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों की कॉम्बिनेशन की वजह से ब्रोंकाई की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है और पेशेंट को एस्थमा हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पेशेंट है उसमें इम्यून रिस्पॉन्स का भी रोल होता है, जेनेटिक यानी कि जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं ना, और इन्वायरमेंट का भी रोल होता है इन सारी चीज़ों में। अब जो टी हेल्पर 2 सेल का रिस्पॉन्स है, आईजीई और इन्फ्लेमेशन, ये 3 चीज़ें फंडामेंटल है एस्थमा की, आपने याद रखनी है, ठीक है। टी हेल्पर 2 सेल्स आएंगे, वो क्या करेंगे, वो साइटोकाइन रिलीज़ करेंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, बी सेल स्टिमुलेट होंगे, बी सेल आईजीई रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और साइटोकाइन कौन कौन से रिलीज़ होते हैं, इंटरल्यूकिन 4 वो क्या कराएगा, इंटरल्यूकिन 4 आईजीई बनवाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ होगा, वो इओसिनोफिल को स्टिमुलेट करेगा। इंटरल्यूकिन 13 म्यूकस की सेक्रीशन ज़्यादा करवा देगा ब्रोंक, ठीक है। और ये कहाँ से म्यूकस की सेक्रीशन ज़्यादा कराता है, फ्रॉम ब्रोंकाई सब म्यूकोजल ग्लैंड, ठीक है। उसके अलावा इंटरल्यूकिन 13 ने एक तो म्यूकस सेक्रेशन ज़्यादा करानी है, दूसरा इसने आईजीई की प्रोडक्शन भी ज़्यादा करा देनी है, ठीक है। उसके अलावा एपिथेलियल सेल्स पड़े हुए होते हैं, टी सेल्स भी होते हैं, तो एपिथेलियल सेल टी सेल मिल मिला के कीमोकाइन रिलीज़ करते हैं। कीमोकाइन का क्या काम होता है कि वो और ज़्यादा टी सेल और इओसिनोफिल्स को रिक्रूट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है कि एपिथेलियल सेल्स आते हैं, टी सेल्स आते हैं, साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं, कीमोकाइन रिलीज़ होते हैं, वो और ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है और रिएक्शन एग्जैसरबेट होता रहता है, ठीक है। अब हमने ये बात भी पढ़ी थी कि आईजीई जो होती है उसके ऊपर एफसी रिसेप्टर्स होते हैं, और ये एफसी रिसेप्टर की मदद से जाके मास्ट सेल के ऊपर बाइंड कर जाती है, और उसी दौरान मास्ट सेल डी ग्रैन्युलेट होते हैं और वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और वो जो डी ग्रैन्युलेट होंगे साइटोकाइन प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी वजह से एक होता है अर्ली फेज रिएक्शन, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, और एक होता है लेट फेज रिएक्शन। अब जो अर्ली फेज, दो तरह के रिएक्शन है, मास्ट सेल डी ग्रैन्युलेट हुए, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, अर्ली फेज रिएक्शन और लेट फेज रिएक्शन। अर्ली फेज रिएक्शन में क्या होता है, अर्ली फेज रिएक्शन में होती है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी, यानी कि ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन चल रही है ना, तो आपने सारे स्टेप्स इन्फ्लेमेशन के याद रखने हैं। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, म्यूकस ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, वेजोडाइलेशन स्टार्ट हो जाती है, परमिएबिलिटी वेजोडाइलेशन के साथ साथ बढ़ जाती है, ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन और किस वजह से भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही कोई एलर्जन आता है, पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स होता है, और हमें पता है कि ब्रोंकाई में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या काम है कि उसने ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, छोटा करवाना है। लेट फेज रिएक्शन किसकी वजह से होता है, इसमें फर्दर फिर ल्यूकोसाइट्स आते हैं, यानी कि अर्ली फेज में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, वेजोडाइलेशन, वेजल परमिएबिलिटी, यानी कि जो इनिशियल फेजेस होते हैं ना इन्फ्लेमेशन के, अर्ली फेज में वो चल रहा होता है। और लेट फेज में क्या चल रहा होता है, लेट फेज में इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं फर्दर, जैसे ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और ज़्यादा से ज़्यादा टी सेल्स आएंगे, ठीक है। उसके अलावा टी हेल्पर 2 सेल्स जो हैं वो डोमिनेंट टाइप ऑफ टी सेल्स होते हैं एस्थमा में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे टाइप ऑफ टी हेल्पर सेल्स नहीं आएंगे। टी हेल्पर सेल 17 भी आएंगे, और वो इंटरल्यूकिन 17 प्रोड्यूस करेंगे, और इंटरल्यूकिन 17 क्या करेगा कि वो न्यूट्रोफिल्स को जाके स्टिमुलेट करेगा और उनकी रिक्रूटमेंट कराएगा, ठीक है। तो कौन कौन से मीडिएटर्स ब्रोंकोस्पैज़म कराते हैं, लिकोट्राइन, C4, D4, E4, इनका काम होता है कि इन्होंने क्या कराना है, ब्रोंको स्पैज़म कराना है, ठीक है। और परमिएबिलिटी को भी बढ़ा देते हैं, म्यूकस सेक्रीशन को भी बढ़ा देंगे। उसके अलावा हमने कहा है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होने की वजह से क्या रिलीज़ होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। और एसिटाइलकोलिन क्या कराता है, आपको पता है कि एसिटाइलकोलिन का काम क्या है कि इसने स्मूथ मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन करानी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्मूथ मसल सेल के ऊपर मस्करीनिक रिसेप्टर होते हैं, एसिटाइलकोलिन उनसे जाके बाइंड करेगा और इसने उनकी कॉन्ट्रैक्शन करा देनी है, ठीक है। लेकिन 5 एंटागनिस्ट भी होते हैं, जिनकी मदद से आप क्या करते हो कि एस्थमा की ट्रीटमेंट कर सकते हो। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर पेरिफेरल ब्लड इओसिनोफिलिया होता है, यानी कि हमें पता है ना कि इंटरल्यूकिन 5 जो है वो इओसिनोफिल्स को स्टिमुलेट कराता है, तो क्या ख्याल है
कि अब ये सारा पैथोजेनेसिस पढ़ने का मकसद क्या है कि आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा भाई मैंने पेशेंट का ट्रीटमेंट किन किन चीज़ों से करना है। इंटरल्यूकिन 5 स्टिमुलेट करा होता है इओसिनोफिल्स। तो आपने फॉर एग्जांपल पेशेंट का टेस्ट किया, पेरिफेरल ब्लड टेस्ट किया और आपको उसमें इओसिनोफिलिया मिला, इओसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा मिला, आपके फटाफट माइंड में आया कि इंटरल्यूकिन 15 है जो इओसिनोफिल्स को रिलीज़ कराता है, तो क्यों ना मैं इसको इंटरल्यूकिन 5 है जो कि इओसिनोफिलिया कराता है, क्यों ना मैं इसको इंटरल्यूकिन 5 एंटागनिस्ट दे दूँ तो पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 5 एंटागनिस्ट का बहुत रोल होता है इओसिनोफिलिया पेशेंट्स में। गैलेक्टिन 10 जो होता है वो भी रिलीज होता है इओसिनोफिल से, और ये जो गैलेक्टिन होता है आपको नाम से पता चल रहा है कि इसने क्या कराना है कि एक चार्कोट लेडन क्रिस्टल्स बना लेता है। ठीक है, तो एस्थमा में आप जो पेशेंट का टेस्ट कराते हो तो आपको चार्कोट लेडन क्रिस्टल्स मिलते हैं और ये आपको म्यूकस में मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, और ये क्रिस्टल्स भी फर्दर इन्फ्लेमेशन कराते हैं और फर्दर म्यूकस प्रोडक्शन कराएंगे। उसके बाद और ग्रुप ऑफ एंटीजन जो हैं जो कि जो एजेंट्स होते हैं जो कि सीन ऑफ क्राइम में आते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब मैंने बताया था मास्ट सेल डिग्रैनुलेट होंगे, हिस्टामिन रिलीज़ करेंगे, हिस्टामिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है। प्रोस्टाग्लैंडिन D2 रिलीज़ करेंगे, वो फर्दर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कराता है, वेजोडाइलेशन भी कराता है, यानी कि हर चीज़ इन्फ्लेमेशन करा रही है। इन्फ्लेमेशन के जो कार्डिनल साइंस है अगर वो आपको पता है तो आपकी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा मास्ट सेल में से प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज़ होता है, ये क्या करेगा, प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराएगा और उनके ग्रैन्यूल से सेरोटोनिन को रिलीज़ कराएगा। ठीक है, तो ये सारे काम चल रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो एस्मा के अंदर इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। ठीक है, उसके अलावा भी इंटरल्यूकिन 4 होता है, इंटरल्यूकिन 3 होता है, TNF होता है, कीमोकाइन होता है, ईओटैक्सिन भी होता है जिसको CCL11 कहते हैं, न्यूरोपेप्टाइड होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडिकाइनिन, एंडोथेलिन, यानी कि हर तरह के साइटोकाइंस होंगे। वही साइटोकाइन जो सारे इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं वो आएंगे और एस्थमा के अंदर भी वो अपना रोल प्ले करेंगे क्योंकि ये भी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है और इसमें फिर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है उसमें एस्थमा हो जाता है पेशेंट को। तो क्या ख्याल है कि ये सारा इन्फ्लेमेशन की वजह से, और अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दोगे जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह तो इससे पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं एटॉपिक एस्थमा के जिनमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है कि जीन्स उनकी ऐसी होती है, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी टू एटॉपिक एस्थमा। ठीक है, और ऐसे पेशेंट मल्टीजेनिक होते हैं। ठीक है, और मल्टीजेनिक होते हैं कि यानी कि इनमें बहुत सारी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं और इनमें दूसरे एलर्जिक डिसऑर्डर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलर्जिक राइनाइटिस के जिसमें हे फीवर आ जाता है और एक्जिमा वगैरह के। ठीक है, तो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, म्यूटाजेनिक होते हैं, और क्योंकि जीन्स आ गई है ना एक पेशेंट में अगर तो एलर्जी की, तो उसको और फॉर्म्स ऑफ एलर्जी भी हो सकती हैं, एलर्जिक राइनाइटिस, एक्जिमा। उसके अलावा जेनेटिक पोलीमॉर्फिज्म भी होता है जो कि एस्थमा से लिंक्ड होता है। ठीक है, यानी कि बहुत डिफरेंट तरह की जीन्स एस्थमा में रोल प्ले कर रही होती हैं। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे साइटोकाइंस होते हैं, क्रोमोसोम 5Q होता है जो कि शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी जीन्स होती हैं एस्थमा की, क्योंकि हमने कहा है ना कि जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है। ये जीन्स क्या करती हैं, साइटोकाइन को इनकोड कराती हैं, इंटरल्यूकिन 3, 4, 5, 9, 13 एंड 14 के रिसेप्टर्स को इनकोड कराती हैं। तो क्या ख्याल है जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स को इनकोड कराएंगे एस्थमा के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें से जो इंटरल्यूकिन 13 की जीन है उसमें पोलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा जिस जीन में मॉर्फिज्म होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकती है और हर दफ़ा वो नए तरह से एस्थमा इंड्यूस करवा सकती है। ठीक है, और उसमें उन पेशेंट्स में एलर्जिक डिजीज़ हो जाती है। जबकि जो इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर की जो जीन होती है ना उसके जो वेरिएंट्स होते हैं उनमें एटोपी होती है। एटोपी का मतलब क्या है कि जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी और IgE का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर जीन, जो इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर की जीन के जो वेरिएंट्स होते हैं ना जो पेशेंट्स, उनमें आपको क्या ज़्यादा मिलेगा, एटोपी मिलेगी, IgE के लेवल ज़्यादा मिलेंगे और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, एक और क्लास होती है HLA-2 एलील्स की। ये सारा आप ना इम्यूनोलॉजी में HLA वगैरह आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो HLA जीन स्टिमुलेट होती हैं, वो IgE एंटीबॉडीज़ बनाएंगी और वो क्या करेंगी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, रैगवीड पॉलन के अगेंस्ट। ठीक है, तो डिफरेंट पॉलन्स होते हैं, उनका डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो डिफरेंट चीज़ों को जाके स्टिमुलेट करवाते हैं। उसके अलावा कुछ और वेरिएंट्स भी होते हैं जो कि एनकोड करते हैं इंटरल्यूकिन 33 को, और ये इंटरल्यूकिन 33 जो है वो इंटरल्यूकिन 1 का ही मेंबर होता है। ठीक है, और उसके रिसेप्टर को भी एनकोड करेंगे, ST2 रिसेप्टर को। और ये सारी चीज़ें क्या कराती हैं, इंटरल्यूकिन और रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है तो ये T हेल्पर 2 साइटोकाइंस को स्टिमुलेट कराएंगे। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वेरिएंट्स होते हैं जिसमें जीन्स जो हैं वो एनकोड करती हैं थायमिक स्ट्रोमल लिम्फोपोइटिन को, यानी TSLMP को, TSLP को। उसके अलावा साइटोकाइन प्रोडक्शन बाय एपिथीलियम भी होती है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें, मकसद क्या है कि ये सारी एलर्जिक रिएक्शन को बढ़ा रही होती हैं।
अब ये डायग्राम देख लें, इससे आपको पैथोजेनेसिस बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ये ऊपर देखें नॉर्मल डायग्राम है और ये नीचे एस्थमा की है। ऊपर देखें म्यूकस कितना है, एस्थमा के पेशेंट में म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, गॉबलेट सेल इसके ज़्यादा हुए। ऊपर देखें 2 गॉबलेट सेल हैं, इसमें देखें कितने ढेरम ढेर पड़े हुए हैं। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बड़ी हो गई। अब नीचे देखो क्या पड़ा हुआ है, लैमिना प्रोप्रिया। इसमें देखो 2-3 वेसल और 2-3 सेल्स हैं। इसमें देखो कि वेसल भी ज़्यादा हो गई, एंजियोजेनेसिस भी हो गया, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी एक्यूमुलेट हुए हैं, ठीक है। नीचे देखो स्मूथ मसल की लेयर नॉर्मल वॉल में थोड़ी सी है, इसमें देखो स्मूथ मसल की हाइपरट्रफी हो गई और स्मूथ मसल्स कितने ज़्यादा हो गए हैं। फिर आ जाओ नीचे ग्लैंड्स पे, सब म्यूको। अब क्या ख्याल है कि ये जो इसके जो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं ये थोड़े से हैं, और यहाँ देखो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स की हाइपरट्रफी और हाइपरप्लेजिया दोनों हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये मास सेल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, यानी हर तरह के सेल्स पड़े हुए हैं। ये पैथोजेनेसिस है, हमने पढ़ी है कि कोई भी एंटीजन आता है, पोलन वगैरह आता है, वो क्या करता है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स जो कि स्किन पे पड़े हुए होते हैं, वो जाएंगे अंदर, वो बाइंड करेंगे टी सेल को, स्टिमुलेट करेंगे टी सेल रिसेप्टर को, टी हेल्पर 2 सेल स्टिमुलेट होंगे, वो इंटरल्यूकिन रिलीज़ करेंगे, इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ होगा। इंटरल्यूकिन 4 का क्या काम होता है कि बी सेल को स्टिमुलेट करता है, आईजी एंटीबॉडी बनेगी, वेफसी रिसेप्टर की मदद से मास्ट सेल के ऊपर बाइंड करती है, उसकी डीग्रैन्युलेशन हो जाएगी। इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ होगा, वो इओसिनोफिल की रिक्रूटमेंट कराता है, मास्ट सेल भी इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ कराते हैं। उसके अलावा एपिथेलियल सेल ईओटैक्सिन रिलीज़ कराते हैं, वो ईओसिनोफिल की रिक्रूटमेंट कराता है, ईओसिनोफिल एक्टिवेट होंगे तो उसकी वजह से और ज़्यादा ग्रैन्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। नीचे देख लें, ये एक अर्ली फेज़ रिएक्शन है और ये लेट फेज़ रिएक्शन है, ठीक है। अर्ली फेज़ में मैंने बताया था कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होनी है, देखो एंटीजन पेनिट्रेट करके अंदर चला गया, ये क्या करेगा कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं उसको स्टिमुलेट करेगा, मास्ट सेल भी स्टिमुलेट होंगे, तो ये सारी चीज़ें स्टिमुलेट होगी, तो ये जो पड़े हुए हैं ना हमारे पास स्मूथ मसल, इनकी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। और हमने पढ़ा था ना कि इमीडिएट फेज़ में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वेजल परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, एडीमा हो जाएगा, ईओसिनोफिल स्टिमुलेट होंगे, मास्ट सेल स्टिमुलेट होंगे, टी हेल्पर 2 सेल स्टिमुलेट होंगे, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने ये सारा काम कराया। अब लेट फेज़ में, अर्ली फेज़ में म्यूकस इतना नहीं था, लेट फेज़ में क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है तो म्यूकस की प्रोडक्शन देखें कितनी ज़्यादा होगी और सेल्स देखो टूटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आपको म्यूकस में सेलुलर डेब्रिस भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है कि अब डैमेज स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेटरी सेल्स काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों आराम से बैठे, हम डिस्ट्रक्शन कराएंगे। अब उन्होंने डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, वो मेजर बेसिक प्रोटीन भी रिलीज़ कर रहे हैं, ईओसिनोफिल कैटाइनिक प्रोटीन भी रिलीज़ हो रहा है, बेजोफिल, ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल सारे जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल रिक्रूट होते जा रहे हैं और स्मूथ मसल की फर्दर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, और यानी कि वो सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं जो कि एस्थमा कराने में रोल हैं, ठीक है। तो अर्ली और लेट फेज रिएक्शन में अब ये डायग्राम देख लें, ये एक एस्थमा के पेशेंट की ब्रोंकस थी, उसकी हिस्टोलॉजी ली गई है और इसमें आप देखें कि ये आपको नज़र आ रहे हैं गॉबलेट सेल कितने ज़्यादा ये गोल गोल पड़े हुए हैं, तो इसमें हुआ हुआ है गॉबलेट सेल का हाइपरप्लेजिया जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके अलावा ये बिल्कुल आप नीचे देखो, इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी फाइब्रोसिस आपको नज़र आ रही है, थिक हुई हुई नज़र आ रही है, तो यानी कि गॉबलेट सेल का हाइपरप्लेजिया होता है अस्थमा के पेशेंट में, फाइब्रोसिस हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की, और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। अगर आपको इन्फ्लेमेशन की पैथोजेनेसिस पता है तो अस्थमा की पैथोजेनेसिस आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी है। ये देखें, ये कितने ज़्यादा यूसिनोफिल्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये मसल्स कितने ज़्यादा हुए हैं, तो मसल्स की हाइपरट्रफी हो रही है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्यूमुलेट हुए हैं, गॉबलेट सेल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन की फाइब्रोसिस चल रही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो अस्थमा कराते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़, जैसे आप कराची में देख लें, ठीक है, मलीर वगैरह, और मतलब वो एरियाज़ जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा ऑपरेट कर रही होती हैं, फ्यूम्स आते हैं, ऐसे गंदे केमिकल्स आते हैं, एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो टी हेल्पर 2 सेल रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनसे एक्सपोजर हो जाए तो पेशेंट इम्यून हो जाता है, ठीक है। तो हाइजीन हाइपोथेसिस कहा गया है, इन्होंने कहा है कि जी एलर्जी का जो रीज़न है वो हाइजीन हाइपोथेसिस है, कि ऐसे पेशेंट जो सिटीज़ में रहते हैं, जो लोग ज़्यादा सिटीज़ में रहते हैं, क्योंकि वो लोग इतने एलर्जन से एक्सपोज नहीं होते, इतने माइक्रोब से एक्सपोज नहीं होते, तो फिर लेटर इन लाइफ यानी बचपन में उनको माइक्रोब से एक्सपोजर नहीं हुआ था तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, लेकिन लेटर इन लाइफ जब वो माइक्रोब से एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर उनमें इम्यूनिटी डेवलप होती है और वो फिर इतनी ज़्यादा डेवलप होती है कि वो एलर्जी करा देती है, ठीक है। सो दिस इज़ हाइजीन हाइपोथेसिस, लेकिन अगेन ये बहुत कोई स्पेसिफिक हाइपोथेसिस नहीं है, इट इज़ जस्ट अ हाइपोथेसिस, ठीक है। इन्फेक्शंस खुद एस्थमा नहीं कराते, लेकिन वो एस्थमा को पहले से जिन लोगों में एलर्जी होती है ना, इन्फेक्शन उसको सिवियर करा देते हैं, यानी कि इन्फेक्शन खुद एस्थमा नहीं कराएंगे, लेकिन पेशेंट में पहले से जो मसला चल रहा है एस्थमा का उसको सिवियर करा देंगे, यानी एज अ को फैक्टर के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनमें एरो एलर्जन सेंसिटाइजेशन होती है, ठीक है। एरो एलर्जन यानी कि जो हवा के ज़रिए आ रहा होता है उसमें उनके अगर तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन होंगे ना, जैसे राइनो वायरस, टाइप सी वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसीटियल वायरस, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो है सीवियर एस्थमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक तो इन्फेक्शन हो गया, पहले से उसमें एलर्जी भी थी, तो उसमें सीवियर एस्थमा के चांसेस होते हैं।
वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी यही कराएंगे, ठीक है। ये डिजीज़ की एक्यूट एग्जैसरबेशन कराएंगे, डिजीज़ कॉज नहीं कराएंगे लेकिन पहले से एग्जिस्टिंग डिजीज़ को सिवियर करा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब आप देखें काफ़ी टाइम से एक पेशेंट की जो ब्रोंकाई है वो कंटिन्यूसली एलर्जन से, ये देखो ब्रोंकाई है, कंटिन्यूसली एलर्जन आ रहे हैं, मैंने आपको डायग्राम दिखाई उसमें कैसे सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उन्होंने रिपेयर भी तो होना है। आपको ये भी पता है कि जो चीज़ रिपेयर होती है वो वैसी रिपेयर नहीं होती जैसी वो पहले होती है, ठीक है। यानी कि जो वो नए तरीके से रिपेयर होती है तो उसमें वो कैपे अब फॉर एग्जांपल एक कप टूटता है, आप उसको जोड़ते हो किसी तरह तो उसमें क्रैक्स रह जाते हैं, यानी कि उसकी वो पहले वाली खूबसूरती नहीं रहती। सेम इज़ द केस विद आवर बॉडी। आपका कोई ऑपरेट होता है उस पे आप स्कार देखते हो बन जाता है, यानी कि स्किन पहले जैसी नहीं जुड़ती। तो सेम इज़ द केस विद ब्रोंकाई, उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। तो जब हीलिंग होती है तो हीलिंग फंक्शनल सेल्स नहीं बनते, वैसे के वैसे नहीं बनते, वो अब फाइब्रोसिस वाले सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो उस जो फाइब्रोसिस वगैरह चल रही होती है ना, और वो जो चेंजेस आ जाती हैं हील होने के बाद, उसको हम कहते हैं एयरवे रीमॉडलिंग हो गई है, ठीक है। उसके अलावा वो एयरवे रिमॉडलिंग में क्या-क्या हो रहा होता है, आपने पढ़ा है कि इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो उस वजह से एक तो स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी हुई है, हाइपरप्लेजिया हुआ है स्मूथ मसल का, एपिथेलियल इंजरी हुई है, एयरवे की वैस्कुलैरिटी बढ़ गई थी, म्यूकस ग्लैंड्स बढ़ गए थे, सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस हो गया था। ये सारा मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया है, वो डायग्राम आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, मैंने बताया था ना कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, तो उनमें पेशेंट्स का एस्मा ट्रीट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं हु आर रिफ्रैक्टरी टू द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि आप उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हो लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो उनमें ऐसी क्या चीज़ है? अब हमने तो पढ़ा था कि इओसिनोफिल्स होते हैं वो आईजी रिलीज़ करते हैं, और जितना ज़्यादा हम इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे आईजी इनहिबिट हो जाएगी और जी पेशेंट का एस्मा क्योर हो जाएगा। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं वो रिफ्रैक्टरी होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनका इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट में इओसिनोफिल के बजाय न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स तो ज़ाहिर है इओसिनोफिल की जगह न्यूट्रोफिल आ गए हैं, तो पूरा मैकेनिज़्म ही बदल गया, ठीक है। तो और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी डिजीज़ में टी हेल्पर 2 सेल के बजाय टी हेल्पर 17 सेल्स अपना मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये किन पेशेंट्स में होता है? जिनमें क्रॉनिक बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन लंग की चल रही होती है, यानी कि लंग में काफ़ी टाइम से बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है, तो ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है। तो उन पेशेंट्स में फिर आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ने काम नहीं करना। तो अगर आप देखें कि एक पेशेंट है उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम नहीं करे, तो आप एक दफ़ा उसका टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, देख लें कि उसमें कौन से सेल प्रीडोमिनेंट है, क्या उसे इओसिनोफिलिया है भी कि नहीं, ठीक है। तो आपके माइंड में ये चीज़ें होंगी तो आप एक अच्छा डायग्नोसिस बना पाओगे पेशेंट का, ठीक है। तो ये बातें आपने माइंड में रखनी है कि एस्मा में ज़रूरी है हमेशा, बहुत रेयर केस होता है कि आपको न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंट एस्मा मिले, लेकिन मिल सकता है, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब जो स्टेटस एस्थमेटिकस है वो एक सिवियर फॉर्म है एक्यूट एस्मा की, एक्यूट एग्जैसरबेशन है। उसमें क्या है कि हमने डिस्कस किया कि ब्रोंकोस्पैज़म होता है, एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन है। तो क्या ख्याल है, एयर बाहर नहीं निकल पा रही, तो लंग के अंदर क्या हो गया, ओवर इन्फ्लेटेड हो गए, ठीक है। ओवर इन्फ्लेटेड लंग के अंदर एटिलैक्टेसिस हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। जब आप देखते हो तो उनकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होती है, ऑक्लूजन हुई होती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे जो डायग्राम दिखाई थी, आपने देखा था ना कि म्यूकस कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, तो थिक टेनेशियस म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं, ठीक है। उसमें शेड एपिथेलियम भी जमा होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा जब आप फाइंडिंग कराते हो ना, तो स्पूटम वगैरह की या ब्रोंको एल्वुलर लेवाज, यानी कि आप ना क्या करते हो कि पेशेंट का लेवाज कराते हो और अंदर से स्पेसिमेन लेते हो टेस्ट करवाने के लिए एटॉपिक एस्थमा के पेशेंट के, ठीक है। एटॉपिक एस्थमा जिसमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है और जिसकी आईजीई ज़्यादा होगी, उसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, उसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन स्पायरल मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्पायरल्स क्या होते हैं कि अब क्योंकि इन पेशेंट्स में ना म्यूकस प्लग्स होते हैं, तो जो सब एपिथेलियल म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं ना, उनसे जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है ना, उसके ऐसे प्लग्स बने होते हैं और इस तरह स्पायरल से म्यूकस प्लग्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पायरल से म्यूकस प्लग्स होते हैं इसको हम कहते हैं क्रोशमैन स्पायरल्स। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्मूथ मसल सेल के जो जो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको म्यूकस के प्लग्स मिलेंगे एस्थमा के पेशेंट में, ठीक है। उसके अलावा एओसिनोफिल्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं, तो एओसिनोफिल्स के ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर चारकोट-लेडन क्रिस्टल्स भी मिलेंगे। उन चारकोट-लेडन क्रिस्टल्स में क्या होगा, इओसिनोफिल डिराइव्ड प्रोटीन गैलेक्टिन 10, ठीक है। ये बात आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये सारा आप जब टेस्ट कराते हो तो आपको यही चीज़ें जो है वो एस्थमा के पेशेंट के म्यूकस में नज़र आएंगी, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप ने देखा होगा, निमोनिया का पेशेंट होता है तो उसका स्पूटम यानी कि जो खांसी के साथ बलगम आ रही होती है उसका टेस्ट करवाते हैं, तो उसका ये मकसद होता है। उसके अलावा जो है
जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मैंने बताया कि एक चीज़ जो हील हो रही है वो उस तरह से हील नहीं होगी जैसी वो पहले थी, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं एयरवे रिमॉडलिंग। में क्या होगा, एयरवे की वॉल थिक हो जाएगी। ये सारी डायग्राम हम देख चुके हैं। सब बेसमेंट मेम्ब्रेन का फाइब्रोसिस हो जाएगा क्योंकि टाइप 1 टाइप 3 कोलेजन डिपॉजिट हो गए हैं। वेस्कुलर परमिएबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, वेस्कुलरिटी भी इंक्रीज़ होगी। सब म्यूकोजल ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी भी होगी, हाइपरप्लेसिया भी होगा, गॉबलेट सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके अलावा ब्रोंकाई की जो वॉल की स्मूथ मसल्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है? इन सारी चीज़ों की वजह से एयरवे की रिमॉडलिंग हो जाती है, ठीक है? और एयरवे रीमॉडलिंग अब आप सोचें कि जो पेशेंट को एक्यूट अटैक हो रहा है अस्थमा का, उसमें तो हमने पढ़ा कि हाँ जी परमिएबिलिटी बढ़ गई, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो गया, एडिमा हो गया, म्यूकस प्लगिंग हो गई, वो बातें तो ठीक थी। लेकिन जिसमें रिमॉडलिंग हो गई उसमें तो परमानेंटली चीज़ें बढ़ गई हैं तो क्या ख्याल है, वो ब्रोंकस को तंग नहीं कर देंगी? ऑब्वियसली कर देंगी। तो ऐसे पेशेंट जो है वो फिर क्रॉनिक इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में चले जाएंगे। अगर आप एक अस्थमा के पेशेंट का टाइमली ट्रीट नहीं करते, आप इग्नोर करते हो कि हाँ भाई थोड़ा सा अस्थमा है, खैर है, रहने दो, तो क्या ख्याल है काफ़ी टाइम से अस्थमा चल रहा है, रिमॉडलिंग हो रही है, चल रहा है, रिमॉडलिंग होते होते ब्रोंकाई कंस्ट्रक्ट कर जाती हैं और ऐसे पेशेंट्स में क्रॉनिक इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन चलती रहती है फिर, ठीक है? क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, आपको क्या चीज़ें पेशेंट्स के अंदर नज़र आएंगी? क्लासिकल जो एस्थमेटिक अटैक होता है वो काफ़ी घंटे तक रहता है और आपको कार्डिनल सिम्टम जो हर पेशेंट में मिलेंगे। पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस होगी, उसका सांस फूल रहा होगा, डिज़निया होगा, उसको वीजिंग हो रही होगी, उसको खांसी हो रही होगी, ठीक है? और पेशेंट सांस लेगा ना, आपको सीटी की आवाज़ आएगी। उसके अलावा जब पैरोक्सिज्म होते हैं, जब बहुत सीवियर अटैक होता है, तो उसमें इतना सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि पेशेंट सांस ही नहीं ले पाता, साइनोसिस होता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? आप किस बेसिस पे करते हो ड्यू टू इंक्रीज़ इन एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन? आप क्या करते हो कि आप स्पायरोमेट्री वगैरह कराते हो, आप उसमें देखते हो कि पेशेंट का FeV1 ज़्यादा हुआ होता है। मैंने बताया था ना कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में FeV1 और FVC रेशो इंक्रीज़ हुआ होता है। FeV1 और FVC रेशो क्यों इंक्रीज़ हुआ होता है? क्योंकि जो एयर फ्लो फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड में पेशेंट गैस एक्सपायर करता है अपने लंग से, उसका आप टाइम नोटिस करते हो और आप देखते हो कि उसकी स्पीड जो फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन द फर्स्ट सेकंड, वो पेशेंट का क्या हो गया है, वो पेशेंट का कम हो गया है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम क्योंकि पेशेंट का कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल FeV1 और FVC रेशो कम हो जाता है। क्योंकि इनमें FeV1 ज़्यादा कम होती है, ठीक है? तो स्पायरोमेट्री वगैरह कराते हो तो आपको पता चल जाता है कि जी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन है, सीटी की आवाज़ आएगी, ठीक है? एटोपिक एस्मा के पेशेंट में ज़्यादा होती है। उसके अलावा आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराते हो, आपको इओसिनोफिलिया मिलता है, इओसिनोफिल्स मिलेंगे, क्रूशमैन स्पाइरल मिलेंगे, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स मिलेंगे, स्पूटम में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब क्या ख्याल है थेरेपी आप कैसे कराओगे? आपको पता चल गया क्या क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है तो आप उसको डायलेट करा दो तो ब्रोंको डायलेटर दे दोगे। इम्यूनिटी हो रही है, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है, इम्यून इनहिबिटर्स दे दो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दो, ठीक है? ल्यूकोट्राइन्स मैंने बताया था क्योंकि कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हो रहा था और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 नहीं बन रहा था, तो या तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन E2 दे सकते हो पेशेंट को या फिर आप ल्यूकोट्राइन्स के इनहिबिटर्स दे सकते हो, ठीक है? तो ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट दे सकते हो। उसके अलावा जो सिवियर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल अस्थमा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, उसमें आप इंटरल्यूकिन 5 ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ भी दे सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। इनमें क्या होता है कि T helper 2 का इम्यून रिस्पॉन्स इनहिबिट हो जाता है और पेरिफेरल ब्लड का इओसिनोफिलिया भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि इंटरल्यूकिन 5 इओसिनोफिलिया कराता है, आपने उसकी ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ दी तो पेरिफेरल ब्लड इओसिनोफिलिया भी ख़त्म हो जाएगा और T helper 2 सेल का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप जो है वो पेशेंट का, क्योंकि अगर आपने टाइमली ट्रीटमेंट कर लिया तो पेशेंट की जो एक्टिविटी लेवल है ना, मतलब उसके लंग्स अच्छा काम करेंगे। क्योंकि अगर आपने उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट जो है वो सिवियर फॉर्म में जा सकता है, उसको ज़्यादा सिवियर डिजीज़ हो सकती है, ठीक है? सो व्हाट वी स्टडीड इन एस्मा में रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, एयरवे की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है ड्यू टू स्टिमुलाई। इसमें T helper 2 सेल का रिस्पॉन्स होता है, आईजी इमीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, एलर्जेंस की वजह से होता है। इसमें एक्यूट फेज़ होता है, इमीडिएट और लेट फेज़ रिएक्शन होता है। T helper 2 सेल के जो साइटोकाइन होते हैं, इंटरल्यूकिन 5 होता है, इंटरल्यूकिन 13 होता है, इंटरल्यूकिन 4 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स हैं। नॉन एटॉपिक एस्थमा के रीज़न लेस क्लियर हैं, लेकिन उसमें वायरल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, इनहेल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं जो एटॉपिक एस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। ईओसिनोफिल्स की इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं एटॉपिक एस्थमा में, और भी बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, T लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है? एयरवे रिमॉडलिंग होती है, वो आपने पढ़ा है, वो क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का फाइब्रोसिस, हाइपरट्रफी ऑफ द सबम्यूकोजल ग्लैंड्स, स्मूथ मसल सेल्स का हाइपरप्लेजिया, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक इरिवर्सिबल कंपोनेंट हो जाता है और इसकी वजह से हो जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़। सो दिस वाज ऑल अबाउट एस्थमा. In next lecture we'll inshallah discuss about bronchiectasis.